नमस्कार और स्वागत है। आज हम सब मिलकर 2025 और 2026 के लिए दुनिया की अर्थव्यवस्था के कुछ बहुत ही दिलचस्प आंकड़ों को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनके पीछे एक पूरी कहानी छुपी है। कहानी कि दुनिया का पैसा आखिर जा कहाँ रहा है और इस बड़ी सी तस्वीर में हमारा भारत कहाँ खड़ा है। तो चलिए इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं, 110 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा, ये दुनिया भर की सरकारों पर चढ़ा हुआ कुल कर्ज है। ये इतनी बड़ी रकम है कि हम शायद सोच भी नहीं सकते। पर इसका असली मतलब क्या है? कौन है ये देश जो इतना कर्ज ले रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्यों? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। और हाँ, अगर आप भी ऐसी ही मुश्किल और बड़े से बड़े विषयों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले एक सेकंड निकालकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी जरूरी जानकारी आपसे छूटे नहीं। तो आज की हमारी चर्चा इन 5 हिस्सों में होगी। हम पहले देखेंगे कि दुनिया पर कर्ज का बोझ कितना है, फिर जानेंगे कि सबसे बड़े कर्जदार देश कौन है। इसके बाद हम भारत की कहानी पर गहराई से बात करेंगे, फिर कर्ज और अर्थव्यवस्था के गणित को समझेंगे और आखिर में भविष्य पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। पूरी दुनिया पर कर्ज का बोझ आखिर है कितना, इसे समझना बहुत जरूरी है, ताकि हम बाकी की कहानी को सही नजरिए से देख सकें। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये है 2025 के लिए दुनिया के सबसे ज्यादा कर्जदार देश। अमेरिका 38.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ सबसे ऊपर है। उसके बाद चीन और जापान आते हैं। और देखिए, भारत भी इस लिस्ट में है, 3.4 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज के साथ 7वें नंबर पर। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं, लेकिन असल कहानी तो अभी शुरू हुई है। अब इस स्लाइड में जो बात सच में ध्यान खींचती है, वो ये है कि दुनिया का 2/3 कर्ज, मतलब लगभग 67% कर्ज सिर्फ 5 देशों के पास है। अमेरिका, चीन, जापान, यूके और फ्रांस। इसका मतलब है कि ये पूरा कर्ज कुछ गिनी चुनी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं पर ही जमा है। तो चलिए अब दूसरे पड़ाव पर चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये देश आखिर इतना ज्यादा कर्ज इकट्ठा कर क्यों रहे हैं। इसके पीछे कुछ बहुत ही ठोस वजहें हैं। देखिए, कर्ज बढ़ने के पीछे ये 4 मुख्य कारण हैं। एक तो कोविड-19 जैसी महामारियों ने सरकारों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बचाने के लिए खरबों डॉलर खर्च करने पर मजबूर कर दिया। दूसरा, कई बड़े देशों में आबादी बूढ़ी हो रही है, जिससे हेल्थ केयर और पेंशन का खर्च आसमान छू रहा है। तीसरा, यूक्रेन युद्ध जैसे तनाव और एनर्जी संकट ने भी सरकारी खजानों पर बहुत बोझ डाला है। और आखिर में सभी देश विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी सुरक्षा के लिए डिफेंस पर लगातार ज्यादा खर्च कर रहे हैं। अब आते हैं आज के विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, भारत की कहानी। वैश्विक कर्ज के इस बड़े से समंदर में भारत की अपनी एक अलग ही कहानी है, जो सिर्फ कर्ज की नहीं बल्कि तेज विकास की भी है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी ग्लोबल तस्वीर में हमारा भारत असल में कहाँ खड़ा है। चलिए सीधे आंकड़ों से ही पूछते हैं। जैसा हमने पहले देखा, कुल कर्ज के मामले में भारत दुनिया में 7वें नंबर पर है, लगभग 3.4 ट्रिलियन डॉलर के साथ। हाँ, ये एक बहुत बड़ी रकम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पूरी कहानी जानने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। और ये रहा सिक्के का दूसरा पहलू। 2026 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार 4.5 ट्रिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो इसे दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना देगा। तो सोचिए, जहाँ भारत कर्ज में 7वें नंबर पर है, वहीं अर्थव्यवस्था के साइज में चौथे पर। ये एक बहुत ही मजबूत संकेत है। जानते हैं भारत की असली ताकत क्या है? हमारी युवा आबादी। भारत में एक औसत इंसान की उम्र सिर्फ 28 साल है, जबकि जापान जैसे बड़े और विकसित देश में ये 50 साल है। एक युवा आबादी का मतलब है ज्यादा काम करने वाले लोग, ज्यादा खरीदने वाले लोग और अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार। ये एक ऐसा फायदा है जो आज दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। अगर आपको ये सब जानकारी काम की लग रही है और कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो एक छोटा सा काम जरूर करें। इस विश्लेषण को लाइक और शेयर कर दें, ताकि ये और लोगों तक भी पहुंच सके। इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। और हाँ, अगर आप इन आंकड़ों की और भी गहराई में जाना चाहते हैं, तो हमारी पूरी पड़ताल को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट globalmarkettoday.in पर जरूर जाएं। ठीक है, अब हम अपने चौथे हिस्से पर आते हैं। देखिए, किसी देश पर कितना कर्ज है, सिर्फ ये नंबर देख लेना काफी नहीं होता। किसी देश की आर्थिक सेहत को समझने का सही तरीका है उसके कर्ज की तुलना उसकी कमाई से करना। इसे कहते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए किसी की सालाना कमाई 10 लाख रुपए है और उसने 8 लाख का लोन लिया हुआ है, तो उसका रेशियो हुआ 80%। बस यही फॉर्मूला देशों पर भी लागू होता है। ये अनुपात बताता है कि कोई देश अपनी कमाई के मुकाबले कितना कर्जदार है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जापान। इसका डेट टू जीडीपी रेशियो लगभग 235% है। मतलब जापान पर उसकी कुल कमाई का 2 गुने से भी ज्यादा कर्ज है। ये सुनने में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगता है ना? लेकिन जापान इस स्थिति को बहुत अच्छे से संभाल पा रहा है। कैसे? क्योंकि एक तो उसकी अर्थव्यवस्था बहुत स्थिर है, उसके पास बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार है, और सबसे जरूरी बात, उसका ज्यादातर कर्ज बाहरी नहीं बल्कि घरेलू है। मतलब उसने अपने ही लोगों और अपनी ही कंपनियों से पैसा उधार लिया है। इससे जोखिम बहुत कम हो जाता है। अब भारत को देखते हैं। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो अभी लगभग 80% के आसपास है, लेकिन सरकार का एक बिल्कुल साफ लक्ष्य है कि 2031 तक इसे घटाकर 50% पर ले आना है। ये एक बड़ा लक्ष्य है, लेकिन ये दिखाता है कि देश अपने फाइनेंसेस को लेकर कितना गंभीर है।
और अब आते हैं हमारे अंतिम और सबसे रोमांचक हिस्से पर। भविष्य में क्या होने वाला है? दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की इस रेस में कौन आगे निकलेगा? ये स्लाइड 2026 के लिए टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं का अनुमान दिखा रही है। अमेरिका और चीन तो अपनी जगह पर बने रहेंगे, लेकिन असली रेस यहाँ है। तीसरे नंबर पर जर्मनी $5.3 ट्रिलियन के साथ, और ठीक उसके पीछे चौथे नंबर पर भारत $4.5 ट्रिलियन के साथ। दोनों के बीच का फासला अब बहुत कम रह गया है। और यहीं से वो बड़ा सवाल निकलता है जिस पर आज दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की नजर है। क्या भारत अपनी आज की विकास दर को बनाए रखते हुए अगले 2.5 से 3 सालों में जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल है या कोई बात समझ नहीं आई तो वो भी पूछिए, हम जरूर जवाब देंगे। और हाँ, आप अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक देखना चाहेंगे ये भी हमें बताएं। ऐसे ही जानकारी से भरे विश्लेषण देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।